हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दो। जय हिंद जय सिया लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। वेरी 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हालचाल मेरे बच्चों? उम्मीद करता हूं सारे बच्चे जबरदस्त जबराट ओके रिपोर्ट तरीके से क्लास में आए हैं और वेरी गुड भाई। उस्ताद आज की क्लास में आपका चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू हो रहा है। आप सब जानते हो दिस इज द चैप्टर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास के अंदर हमने इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स करे थे, जिसे मैं बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू मैंने आपको कराए थे। आज की क्लास में इससे आगे बढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको मॉड्यूल से भी बताऊंगा, लेकिन दोस्त मैंने आपको लास्ट क्लास में दो बातें बताई थी। एक प्रिया के बारे में, प्रिया समोसे वाली परफेक्ट कंपटीशन थी, कांस्टेंट प्राइस पर माल बेच रही थी, समोसे बेच रही थी। एक नथु राम समोसे वाला प्रिया के बारे में बोला था। प्रिया प्राइस कम करके समोसे ज्यादा बेच रही थी, है ना। और नथु राम जी थे कांस्टेंट प्राइस पर ज्यादा समोसे बेच रहे थे। तो भैया ये भी होता है असलियत में, ये भी होता है। नथु राम जी होते हैं परफेक्ट कंपटीशन वाले और ये होती हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन वाली। बस इतना मैंने बताया था, है ना। हाँ बिल्कुल नम्रता कुकरेजा बिल्कुल सही जानती हो प्रिया को। हाँ बिल्कुल सही स्टोरी याद है। तो इसके बेसिस पे एक प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं दोस्त। यहां पोल भी चालू करूंगा आप लोगों के लिए। लो जी, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व फेस्ड बाय अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मतलब नथु राम जी जो कांस्टेंट प्राइस पर समोसे बेचे जा रहे थे, इनका डिमांड कर्व यानी जो इनका एआर कर्व था उसकी शेप क्या होती है। भाई एआर कर्व और डिमांड कर्व एक ही बात है, ठीक है। तो इसकी शेप अगर बताई जाए परफेक्ट कंपटीशन में, जो चाचा है वही भतीजा है, यानी एआर और एमआर सेम सेम है ये परफेक्ट कंपटीशन में। और टीआर कैसा होता था? टीआर ऐसा होता था, राइट। तो आप एआर कर्व को डिमांड कर्व भी बोलते हो, तो यहां पर दिख रहा है साफ साफ हॉरिजॉन्टल। ए वाला विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, चलो जी देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर दिया। चलो ठीक है, ये तो परफेक्ट कंपटीशन था। लेकिन प्रिया समोसे वाली, सही से लिखो यार, स्पेलिंग इसकी गलती नहीं होनी चाहिए, बुरा मान जाएगी। प्राइस कम करके क्वांटिटी ज्यादा बेच रही थी। इसका जो एआर होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, एमआर जो होता है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग था। और दोस्त यहां ए आर एम आर बराबर नहीं है। इधर तुम देखोगे ए आर इज मोर देन एम आर है, राइट। इसका टी आर जो है वो ऐसा है, पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है फिर फॉल कर रहा है। ऐसा मैंने पहले बताया था, अब नहीं समझा रहा, ठीक है। अब नहीं समझा रहा, पुरानी बात कर रहा हूं, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। तो दोस्त आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में दो बातें, एक पढ़ेंगे बिहेवियरल प्रिंसिपल्स और दूसरा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट। मैं मॉड्यूल से भी आपको वेरीफाई करवाता हुआ चलूंगा, मॉड्यूल से भी, ठीक है। अवधुत भाई डिपेंड करता है एआर कर्व कैसा होगा। परफेक्ट कंपटीशन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, इंपरफेक्ट कंपटीशन में डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है जी। ओके रिपोर्ट है। एक बार देख लेते हैं बच्चा क्या बोल रहा है, कुछ पूछना चाहता है। मास्टर टेस्ट सीरीज, अच्छा सहदेव देख लेते हैं। अक्षत जो एमसीक्यू नहीं आ रहा आप डाउट निजन में पूछो ना, ठीक है। नहीं सुमित भाई, मेरी वाइफ नहीं है प्रिया, ठीक है। सुमित मिश्रा क्या डाउट पूछा है भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 पे आएंगे दोस्त, बिहेवियरल प्रिंसिपल। तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम्हारा बिहेवियर होना कैसा चाहिए, उस पर बात करते हैं। यार तुम्हारा बिहेवियर कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और अपने सीए की तैयारी को सुचारू रूप से चालू रखो, है ना। आप हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंट स्टडी करो, रेगुलरिटी बनाए रखो, तुम्हारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। लेकिन दोस्त एक फर्म का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एक फर्म का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, बात आ रही है कंपनी के बिहेवियर पे। इस फर्म का बिहेवियर कैसा होना चाहिए भाई आपको एक छोटी सी बात पता होगी, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। मान लो एक फर्म ने
10 करोड़ की मशीन लगाई, टोटल फिक्स कॉस्ट है इसकी है, उसने 10 करोड़ रुपए वाला पेन बनाया, तो टोटल कॉस्ट उसकी 10 करोड़ 5 रुपए हो गई या नहीं हो गई? नहीं बेचेगी, लैग आ गया, लैग आ गया भाई। तो थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू था। हाँ, तो 10 करोड़ 5 रुपए का पेन बेचेगा क्या? नहीं। इसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए कि जब ये अपना माल बेच रहा है तो कम से कम अपनी ये वाली कॉस्ट को कवर कर ले। भाई ये तो होती रहेगी धीरे धीरे। फर्म का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि कम से कम अपनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मीट कर ले, है ना? मीट मतलब कवर कर ले, राइट? इको की भाषा में यानी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में आतिशा जैन, एक फर्म के दो बिहेवियर होने ही चाहिए। एक फर्म के दो बिहेवियर होने चाहिए। पहला बिहेवियर बता रहा हूं, पहला बिहेवियर बोलता है कि टोटल कॉस्ट कम से कम टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर तो चार्ज होनी ही चाहिए। नहीं, पहला बोलता है जो ये माल बेच रहा है, 5 रुपए का पेन है ना, कम से कम ये 5 रुपए का पेन तो बेचे ही बेचे, टोटल रेवेन्यू कमाए। यानी जो वो सेल कर रहा है कम से कम 5 रुपए की तो करे ही करे। तो यानी जो आपको टोटल रेवेन्यू मिल रहा है कम से कम इतना तो मिले जितनी तुम्हारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट लगी है। भेजे में पड़ रही है बात? भाई फिक्स्ड फैक्टर की कॉस्ट तो बहुत महंगी हो सकती है, वो तो धीरे धीरे कवर होगी, लेकिन कम से कम आपको जो माल बेचना है उसका प्राइस कम से कम इतना तो चार्ज करो कि तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो, सेल तो हो जाए आपकी। ठीक है? हाँ, तो टोटल रेवेन्यू कम से कम टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। ये बिहेवियर है फर्म का। ये हमेशा बराबर नहीं होते भाई, ये हमेशा बराबर नहीं होते, लेकिन बिहेवियर, जैसे मैं बोलता हूं हर कोई सीए की तैयारी करने वाला बच्चा शिद्दत से नहीं पढ़ रहा, तो हर कोई बच्चा पास नहीं होता, है ना? लेकिन मैं सलाह दे रहा हूं ना कि आपको शिद्दत से पढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही मैं बोलता हूं टीआर हमेशा टीवीसी के बराबर नहीं होता, लेकिन आपको कम से कम इतना रेवेन्यू हासिल करना चाहिए, इतने रुपए का माल बेचना चाहिए कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए। अगर ये कवर नहीं हुई ना तो धंधा बंद हो जाएगा। अगर तुम 5 का पेन बना के 4 का बेचोगे, अगर दोस्त 5 का पेन बना के तुम 4 का बेचोगे तो धंधा बंद हो जाएगा। होएगा या नहीं होएगा? 5 का पेन बना के 4 का बेच रहे हो, धंधा बंद, धंधा बंद, धंधा बंद। समझ रहे हो? तो मैं आपको एक पॉइंट बढ़ाता हूं, टोटल रेवेन्यू मस्ट बी कवरेबल ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर इन दोनों साइड को मैं टोटल रेवेन्यू को आउटपुट से डिवाइड कर दूं, वेरिएबल कॉस्ट को भी आउटपुट से डिवाइड कर दूं, तो मैथ्स बोलता है कि दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह फॉर्मूला होता है एवरेज रेवेन्यू का, यानी प्राइस। यह फॉर्मूला होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। तो ऐसा बोलते हैं प्राइस मस्ट बी इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या हमेशा प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है? नहीं भाई नहीं, लेकिन तुम कम से कम इतना प्राइस सेट करो अपने पेन का कि तुम्हारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो जाए। प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमेशा बराबर नहीं होते, लेकिन तुम कम से कम इतना प्राइस चार्ज करो कि तुम्हारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर तो हो जाए। समझे? तो लाइन क्या लिखी है मैं आपको बताऊंगा। अगर दोस्त तुम 5 रुपए का पेन बना रहे हो तो कम से कम 5 रुपए का प्राइस रखो। अगर तुम्हारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम प्राइस हुआ, तुम 5 का पेन बना के 4 का बेच रहे हो, तो धंधा बंद, धंधा बंद, लॉस, फुस्सू हो गया मामला।
तो दोस्त यहां पर एक कॉन्सेप्ट भी आएगा, कॉन्सेप्ट को बोलते हैं शट डाउन। शट डाउन, शट डाउन का मतलब क्लोज नहीं होता, शट डाउन का मतलब होता है अभी तुम प्रोडक्शन रोक सकते हो। कोई पूछे आपसे शट डाउन क्या होता है, शट डाउन पॉइंट क्या होता है, तो आप बोलोगे एक कंपनी का शट डाउन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर उसका प्राइस यानी एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है। या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है। दोनों एक ही बात है, क्योंकि इसको ही तो आउटपुट से डिवाइड करने से ये आया था और ऐसे आया था, सेम तो है, इक्वेशन तो मैथ्स के हिसाब से सेम बनेगी। तो शटडाउन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर टीआर और टीवीसी बराबर होते हैं और प्राइस और एवीसी भी बराबर होते हैं। अगर इससे कम तुमने प्राइस चार्ज कर लिया तो धंधा बंद हो जाएगा। तो शटडाउन का मतलब, शटडाउन पॉइंट वो पॉइंट है जिसपे आप अपना धंधा चला सकते हो। दोबारा बोल रहा हूं, शट डाउन का मतलब धंधा बंद नहीं हुआ, शट डाउन का मतलब आप धंधा चला सकते हो। इससे कम प्राइस किया तो धंधा बंद, मतलब प्रोडक्शन बंद, प्रोडक्शन बंद। अब जैसे मैं बोलता हूं कि शट डाउन पे अगर तुम देखो तो तुम्हें किस चीज का लॉस हो रहा है। देखो जी, वैसे तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, कौन कवर नहीं हो रहा, फिक्स्ड कॉस्ट कवर नहीं हो रही। तो शट डाउन पे फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस होता है। हाँ होता ही है, मतलब बहुत ही मिनिमम रेट पे तुम माल बेच रहे हो, बहुत ही मिनिमम रेट पे माल बेच रहे हो भाई। अब मैं बुक पे आता हूं, मॉड्यूल क्या बोलता है, कहता है एक फर्म के दो बिहेवियरल प्रिंसिपल होते हैं। पहला रूल, रूल वन, रूल वन मतलब प्रिंसिपल वन। ठीक शर्मा, प्रिंसिपल वन देखो, पहला रूल बोलता है अ फर्म शुड नॉट मेट। अगर फर्म अपनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रही, अगर फर्म की टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर नहीं है, मतलब नहीं कवर हो रहे, कि एक शट डाउन पॉइंट के बारे में समझना। शट डाउन पॉइंट वो सिचुएशन होती है जहां पर टीआर और टीवीसी बराबर हो, या फिर जो प्राइस है वो एवीसी के बराबर हो। ये प्राइस, एआर को प्राइस बोलते हैं, ओके। और यहां पर टोटल लॉस किस चीज का होता है, टीएफसी का। इन तीनों के ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है जी, ओके। फिर एक लाइन ध्यान रखना कि जो शटडाउन होता है वो टेम्परेरी होता है। इट डज नॉट मीन दैट गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। शटडाउन का मतलब तुम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने एग्जिट ले लिया है। अच्छा लैग आ गया, फिर से रुक जाता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट चेक कराते हैं। सही है, आज स्मार्ट लग रहा हूं, पहले नहीं था है? ठीक है, एवरीथिंग परफेक्ट। चलो जी, दूसरा बिहेवियर बोलता है इको की भाषा में, कहता है एक फर्म बेस्ट पोजीशन पे तब पहुंचती है जब उसके मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं। बेस्ट पोजीशन क्या होती है, उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। एक फर्म का प्रॉफिट मैक्स टू मैक्स तब पहुंचता है जब एमआरएमसी एक दूसरे के बराबर पहुंच जाए। देखो दोस्त, हां बंटी शर्मा बताऊंगा, एक फर्म बेस्ट पोजीशन में तब पहुंचेगी जब उसको प्रॉफिट हो रहा हो तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमम पहुंच जाए, लेकिन जब उसको पता लग गया कि लॉस हो रहा है तो लॉस मिनिमाइज हो जाए। तो मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस दोनों ही चीजें यहां पर पता लगती है एमआर इज इक्वल टू एमसी पे। ठीक है जी, अब मैं दोबारा बता देता हूं। एक फर्म के बिहेवियर के दो प्रिंसिपल हैं। बच्चे बोल रहे रिपीट ना, तुम्हारा डाउट क्या है सर, रिपीट दिस, रिपीट कर देता हूं। सारा लिखना है फैजान, जो जो लिख रहा हूं मैं दोनों ही कर रहा हूं गोस्वामी। डिमांड कर्व को एमआर नहीं बोल सकते मानस, ठीक है रितिका कर देता हूं। सारा फैजान, डिमांड कर्व को एआर कर्व बोलते हैं। थैंक यू अदिति।
कोई दिक्कत नहीं, सहन मतलब वो भी देख लेंगे। अर्पण वो पीडब्ल्यू की बुक के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वही मिक्स्ड है, ठीक है। राज्य पहला प्रिंसिपल बोलता है कि एक फर्म को कम से कम उतना रेट रखना चाहिए, रेट का मतलब प्राइस, एक फर्म को उतना प्राइस रखना चाहिए, प्राइस को हम ARB बोलते हैं, अपने माल का उतना प्राइस कम से कम रखना चाहिए कि उसकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए। यह पहला प्रिंसिपल बोलता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब इधर मैंने अगर AR लिखा है, इस साइड को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर AVC लिखा है, इस साइड को भी आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये कन्वर्ट हो जाएगा TR में, ये कन्वर्ट हो जाएगा TVC में। पहला प्रिंसिपल यही बोलता है, ठीक है जी। इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, कहता है जब प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है तो इस सिचुएशन को शट डाउन पॉइंट बोलते हैं। मतलब अगर 5 रुपए का तुम पेन बना के 5 में ही बेच रहे हो तो ठीक है, बहुत बेयर मिनिमम प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन अगर इससे नीचे तुमने प्राइस कर दिया, यानी प्राइस अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम कर दिया तो धंधा बंद हो जाएगा। यह शट डाउन पॉइंट था, और तुमने प्राइस 4 रुपए कर दिया, 5 का तुम माल बना रहे हो तो धंधा शट डाउन हो जाएगा। ध्यान रख रहे हो, शट डाउन का मतलब प्रोडक्शन स्टॉप, शट डाउन का मतलब प्रोडक्शन स्टॉप, और शट डाउन पॉइंट का मतलब वो सिचुएशन आ गई है कि क्रिटिकल सिचुएशन, इससे नीचे गिरे तो शट डाउन हो जाएगा। देखो ना, शट डाउन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, इससे नीचे आ गए तो शट डाउन। यहां पर प्राइस और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर है, इससे नीचे आ गए तो शट डाउन, इसके ऊपर चले गए तो वाह 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 वाह। यह था पहला बिहेवियर। दूसरा बिहेवियर बोलता है कि एक फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट कमा रही है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, लेकिन अगर लॉस में है तो लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। कब? जब उसकी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होंगे। ये इको की लैंग्वेज में, इसको वैसे मैथ्स से डिराइव करते हैं। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन आता है मैथ्स में, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाते हैं तो डबल डेरिवेटिव फंक्शन लगता है, वहां से इसको डिराइव करते हैं। लेकिन आपको सिर्फ ये मानना होगा जब MRMC बराबर होते हैं तो फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाता है, इतना मान लो बस। ओके, मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है इसके ऊपर दोस्त, देखो MR का मतलब होता है एक तरीके से एडिशनल रेवेन्यू, तुम्हें एडिशनल पैसा मिल रहा है माल बेच के। MC का मतलब एक तरीके से हो गया एडिशनल कॉस्ट। आप मुझे बताओ कि आप बिजनेस कर रहे हो, यू आर डूइंग अ बिजनेस, और आपका MRMC से ज्यादा है, मतलब आप 10 रुपया एडिशनली चार्ज कर रहे हो, 9 रुपया आपकी कॉस्ट है, एडिशनल कॉस्ट। तो बताओ, ऐसे में तुम अपने प्रोडक्शन को चालू रखोगे नहीं रखोगे? धंधा बंद करोगे या प्रोडक्शन चलाते रहोगे? बताओ जी, ऐसे में आउटपुट को तुम इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे? मेरा क्वेश्चन ये है दिल से, इंक्रीज या डिक्रीज? जो जो बच्चा थम्स अप करेगा मैं समझ जाऊंगा इंक्रीज है। थम्स अप करने का मतलब इंक्रीज, भाई फायदा हो रहा है, यस, यहां पर बेनिफिट हो रहा है, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा आ रहा है, तुम्हारा ठुक कम रहा है, लग कम रहा है, तो ऐसे में आउटपुट इंक्रीज होगा। लेकिन राजे, अगर मेरे को पता चल जाए कि मार्जिनल रेवेन्यू कम है 9 रुपया, खर्चा तुम्हारा ज्यादा है, तो ऐसे में यू विल ट्राई टू रिड्यूस द आउटपुट, तुम कम कर दोगे प्रोडक्शन। समझे? देखो होता क्या है, पेपर में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये रहा पूछा हुआ मॉड्यूल में। सुपोज अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग अ लेवल ऑफ आउटपुट वेयर MR इज मोर देन MC, MR ज्यादा है MC से, व्हाट शुड बी द फर्म डू टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट? MR इज मोर देन MC है, फर्म को क्या करना चाहिए? प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? तुम सिर्फ इतना बता दो। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, मैं बाकी डिटेल आपको देता हूं, 4 ऑप्शंस को रीड करो और पढ़ो, बताओ जी प्रोडक्शन किस हिसाब से करना चाहिए। अरे थम्स डाउन करने के लिए तो बोला ही नहीं मैंने, वो तो मैंने बता दिया भाई। जब तक उसको ज्यादा माल मिल रहा है, जब तक वो
₹10 कमाए जा रहा है एडिशनली, उसका लग रहा है ₹9, तब तक उसको प्रोडक्शन करना चाहिए, दे दनादन प्रोडक्शन कर, कोई नहीं रोक रहा। तो द फर्म शुड इंक्रीज, कहां गया, द फर्म शुड इंक्रीज आउटपुट, आउटपुट बढ़ाते रहे भाई, डी वाला आंसर है। ज्यादातर बच्चा सही है, रुशील मित्तल सबसे टॉप पे है। समझ गया भाई, ओके रिपोर्ट है। चलो जी एक क्वेश्चन और पूछ लिया, एक फर्म शटडाउन पॉइंट पे कब पहुंचती है, एनकाउंटर मतलब पहुंचना, जैसे पुलिस वाला एनकाउंटर कर देता है किसी का तो उस तक पहुंच जाता है, तो ऐसे फर्म शटडाउन तक कहां पहुंचती है, जब ये एटीसी एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल होता है प्राइस के, या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल होता है प्राइस के, ये प्राइस लिखा है, ये सी और डी तो गलत है, आप सिर्फ दो में से एक बताओ, बताओ जी ए या बी, दोनों में से कौन सा सही है। बताओ बताओ बताओ। प्राइस और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब एक दूसरे के बराबर होते हैं, दिस इज द शटडाउन पॉइंट। ठीक है जी, बी वाले पे आते हैं, इसको ठीक कर देंगे। देखो देखो दोस्त, आपको एक थोड़ी सी अंदर की बात बता देता हूं, ये तो अभी बता रहा हूं, शट डाउन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर धंधा बंद नहीं होता, लेकिन इससे कम प्राइस हो गया तो धंधा बंद करना पड़ेगा। शॉर्ट रन के अंदर हम पढ़ रहे हैं, शट डाउन पॉइंट वो होता है जहां प्राइस और एवीसी बराबर होते हैं। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा शॉर्ट रन का ही, जैसे ये क्वेश्चन था, इधर कुछ नहीं लिखा, शॉर्ट रन वगैरह कुछ नहीं लिखा, तो आप समझ जाना शॉर्ट रन में ही है। ठीक है, लेकिन जब लॉन्ग रन का क्वेश्चन आ जाए ना, स्पेशली बोले कि लॉन्ग रन में शट डाउन कहां होता है, तो यार लॉन्ग रन में शट डाउन होता है प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट पे। लॉन्ग रन का ये वाला है स्पेशल, इसको ध्यान रखना, क्योंकि देखो लॉन्ग रन के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट तो होती नहीं है, तो सारी कॉस्ट वेरिएबल ही होती है, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर फिक्स्ड फैक्टर ही नहीं होता, सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। तो उस वजह से देखो ना, लॉन्ग रन के अंदर टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या, वैसे नॉर्मली टीवीसी प्लस टीएफसी होता है, ये होता है ना टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला। अब लॉन्ग रन में कोई फिक्स फैक्टर होता ही नहीं, तो ये दोनों बराबर ही होते हैं, तो जो टीवीसी है वही टीसी है, तो जैसे जो एवीसी होगा वही एसी होगा, तो लॉन्ग रन के अंदर इसलिए एवीसी का एसी लिख दिया मैंने। इतना समझने की जरूरत नहीं है, खैर इतनी डिटेल में नहीं दिया हुआ तुम्हारे सिलेबस के अंदर, जितना दिया हुआ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया। राजवीर सिंह ने बोला शट डाउन पॉइंट को सर्वाइवल पॉइंट, भाई बहुत अच्छा शब्द दिया है भाई, ये सर्वाइवल पॉइंट है, यहां फर्म सर्वाइव कर सकती है, बस इससे नीचे सर्वाइव नहीं कर सकती, इससे नीचे तो शट डाउन हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, कलर चेंज कर दूं राज्य, ठीक है कर देता हूं। इसके आगे आप देखोगे तो मॉड्यूल के अंदर एक डायग्राम बनाया हुआ है, बहुत ही बकवास डायग्राम है, ये एमआर कर्व बनाया हुआ है। भाई तुम्हें पता है ना एमआर कर्व इम्परफेक्ट कंपटीशन का ऐसा होता है, परफेक्ट कंपटीशन का ऐसा होता है, लेकिन उसने एवं ही कोई भी बना दिया एमआर कर्व तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है जी, चलो जी, पीले रंग का एमआर कर्व और मान लो सफेद रंग का ये एमसी कर्व बनाया हुआ है उसने मॉड्यूल में, और तुम्हें पता है कि एमसी कर्व यू शेप्ड होता है, तो एवं ही तुम्हें समझाने के लिए उसने एमसी कर्व का ये वाला अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन बना दिया। ठीक है, ऐसे ही बना रखा है। तो वो बोलता है कि ये वो पॉइंट है जहां पर एमआर एमसी बराबर है। इससे पहले ये एमआर है ना, ये बड़ा था, एमसी ये नीचे है, ये छोटा था। इससे पहले एमआर इज मोर देन एमसी था, और इस पॉइंट के बाद एमसी ऊपर चला गया, एमसी इज मोर देन एमआर चला गया। बस आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, बताओ जी इस पॉइंट से पहले मान लो यहां पर है बंदा, तो इस ये प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा, तो भाई ये प्रोडक्शन को बढ़ाता बढ़ाता आगे जाएगा, यहां तक पहुंचेगा, मतलब जब तक उसको प्रॉफिट हो सकता है तब तक वो प्रॉफिट कमाएगा ही कमाएगा। तो यहां पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। नीचे एक डायग्राम बनाया हुआ है, वो प्रॉफिट का कर्व बनाया हुआ है, कहीं से भी स्टार्ट कर लो,
ऐसे बनाया हुआ है ये प्रॉफिट। तो कहते हैं जहां MRMC बराबर होते हैं यहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। ऐसे डायग्राम बनाए हुए, मॉड्यूल से दिखा देता हूं आपको। ये लास्ट वाला डायग्राम है बिल्कुल ही, ये राजी आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। ऐसे MRMC कर्व होते नहीं है असलियत में। देखो जी, ये MR कर्व है, ये MC कर्व है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट है जहां पर मैक्सिमाइज है। जबरदस्ती एक प्रॉफिट कर्व बना दिया, टोटल प्रॉफिट का कर्व, यहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। ये कहता है इस वाली सिचुएशन में जहां पर लाल रंग से मैं लिख रहा हूं MR को और नीले रंग से मैं लिख रहा हूं MC को। अब समझ में आएगा आपको। MR बड़ा है तो दोस्त रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है, कॉस्ट कम है, तो आप प्रॉफिट कमाए जा रहे हो, तो इसलिए आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है। आप प्रोडक्शन ज्यादा करते जाओ, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो वो कहता है भैया इस लेवल पे प्रोडक्शन करके छोड़ नहीं सकते क्या? मतलब इससे पहले किसी भी पॉइंट पे प्रोडक्शन करके छोड़ नहीं सकते क्या? नहीं नहीं, तुम जितना प्रॉफिट कमा सकते हो वो सारा कमाओ, टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो भाई। तुम्हारे पास काबिलियत बची है प्रॉफिट कमाने की, तो प्रोडक्शन करते जाओ। जब तक आपकी प्रॉफिट कमाने की क्षमता खत्म ना हो तब तक प्रॉफिट कमाते जाओ। टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है ना। ओके, ठीक है जी। अगर आप इसके इधर कहीं पर पहुंच गए हो गलती से, तो देखो ना, आपकी जो ये नीली लाइन है, ये मार्जिनल, लाल वाली लाइन है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये नीचे रह गई, कॉस्ट बड़ी हो गई, तो दोस्त यहां तुम लॉस में हो, आपका प्रॉफिट धीरे धीरे गिरेगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट का लेवल गिरना स्टार्ट हुआ। तो आप अगर यहां कहीं हो तो भागो पीछे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्रोडक्शन कम करना चाहिए और ऐसी सिचुएशन में आपको प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, और ऐसी सिचुएशन में आप कांस्टेंट पे रखोगे कि हां यही बेस्ट हो। ठीक है, लैग आ गया, लैग आ गया, लैग आ गया। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं एक, देखो दोस्त, आप 7 यूनिट का प्रोडक्शन कर लो, 10 का कर लो, 13 का कर लो। मान लो 7 यूनिट के प्रोडक्शन पे आपका MR इज मोर देन MC है, यानी आप कहीं इधर हो, और 13 पे आपका MR कम है, MC ज्यादा है, यानी आप कहीं इधर हो, और 10 यूनिट पे MR इज इक्वल टू MC है। तो ऐसा कहा जाता है कि यार आप डेली 10 यूनिट का प्रोडक्शन करो ना, आप 8 भी करो, 9 भी करो, 10 पे पहुंचो सीधा। और अगर आप यहां पर हो तो इसको रिड्यूस करो, आप डेली इतना प्रोडक्शन करो, आप बढ़िया इक्विलिब्रियम में रहोगे, बढ़िया मस्त मजे काटोगे। ठीक है, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, क्या समझ भाई, आग लगा दी क्या? ठीक है, ओके। हाँ यार, ऊपर के फ्लोर पे वो मशीन चल रही है, ड्रिल मशीन, शायद उसकी आवाज होगी। ठीक है जी, आपको और बताई थी मैंने लास्ट क्लास में, अगर आपको ध्यान हो, अगर ये मेरा डिमांड कर्व है, ये मिड पॉइंट है डिमांड, तो MR 0 होता है, और जब MR 0 होता है तो TR मैक्सिमम होता है ना। डायग्राम भी बना के दिखाया था, लेकिन इसका एक स्पेशल डायग्राम बनाया हुआ है। जो ये डिमांड कर्व है, मान लो डिमांड कर्व को AR कर्व बोल दिया, यहां पर MR 0 होगा, तो मेरा MR कर्व कुछ ऐसा निकलना चाहिए भैया। अगर मैं TR कर्व इसके नीचे बनाऊं भी, तो जहां MR 0 है यहां पर मेरा TR मैक्सिमम होना चाहिए, बस ये TR ऐसा होना चाहिए, है ना। ये मतलब एक फालतू का लिंक बना के दिखा दिया, जितना मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में वहीं से ही क्वेश्चन आएगा। फिर से लैग हो रहा है, फिर से लैग हो रहा है। लैग 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 लैग। ठीक है, अब थोड़ा इंटरनेट का इश्यू है, प्लीज एडजस्ट
कर देना। लो जी, ये डायग्राम बनाया हुआ है भाई, पेज नंबर 4.14 पे। जो बच्चा मॉड्यूल से जानना चाहता हो, ये लो जी उस्ताद। अच्छा ये नहीं, ये तो मैंने पढ़ा दिया। इसके ऊपर वाला एक, ये रहा जी, ये देखेंगे आप, ये बनाया हुआ है डिमांड कर्व। यहां पर मिनिमम मिड पॉइंट है, इलास्टिसिटी 1 है, तो यहां पर एमआर 0 होगा। तो एमआर कर्व बना दो, यहां ये डाल दिया, एमआर कर्व 0 हो गया। जहां एमआर 0 होता है वहां ये टीआर कर्व बनाया हुआ है इसने पूरा गिराता हुआ। आप उसको चाहे आधा बना के छोड़ देते हैं, ये मैक्सिमम होगा। बस एक ये लिंक बताया हुआ है, इससे रिलेटेड एग्जाम में हो सकता है कि हद से अधिक क्वेश्चन आ जाए। हर्षित बोल रहा है सर अगर अब लैग हुआ ना तो अब मैं एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है दोस्त, एक बारी बच्चों का डाउट पूछ लूं मैं। ललित अभी समझाना शुरू ही नहीं किया। कृति अगस्त में होगा, अगस्त में 10-15 के बाद। निक भाई क्या बात कर रहे हो? हाँ ललित शर्मा बिल्कुल। अब समझाना स्टार्ट करता हूं। समझाना भी मैंने स्टार्ट नहीं किया राज्य, लैग की वजह से चीज हो रही है ना। अब समझाना स्टार्ट कर रहा हूं, जो मेन कंटेंट है आज की क्लास का वो। लेकिन पहले आपको मॉड्यूल से भी तो दिखा दूं। कोई कोई बच्चा बोलता है सर मॉड्यूल से, तो भाई मॉड्यूल से ये वाले सारे इलास्टिसिटी एआर वाले फॉर्मूला कर चुके थे। आज जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया है, तो पेज नंबर 4.13 पे बताया है। यहां पर बिहेवियरल प्रिंसिपल्स चल रहे थे। पहला प्रिंसिपल ये रहा, और फिर इसके नीचे ही दूसरा प्रिंसिपल भी है। दूसरा प्रिंसिपल ये रहा, बस। ओके, फिर उसका डायग्राम वगैरह। अब आओ मेन मुद्दे की बात पे, जहां से ज्यादा एमसीक्यू बनने के चांस रहते हैं। दोस्त सबसे पहले जो ये यूनिट है, आप यूनिट का नाम देखो क्या है। इस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर नंबर 4 आपका चालू कराया है, ये रहा चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर की पहली यूनिट है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। ये यूनिट समझाने के लिए, अरे राजवीर सिंह वो वैसे ही कर रखा है उसने, असलियत में टच नहीं करता वो। इस यूनिट को समझाने के लिए मैंने पहले आपको कुछ रेवेन्यू के बेसिक्स कराए थे, ठीक है। अब उसको छोड़कर उसको साइड में रखो। अब मार्केट के बारे में थ्योरी पढ़नी है आपको, ठीक है। नम्रता कराऊंगा वो भी, ठीक है। प्रैक्टिकली तो बताया है नम्रता। दूसरा फिर वो डिफरेंशिएशन से होता है। देखो नम्रता पूछ रही है सर सेकंड वाला प्रिंसिपल एमआर इज इक्वल टू एमसी होता है ना। यहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। कैसे होता है दोस्त, मैं बताता हूं। फर्म का जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा होगा, आपको मस्त माल मिल रहा होगा, प्रॉफिट कमाते जा रहे होंगे, ठीक है। धीरे धीरे टोटल रेवेन्यू गिरता है ना, तो ये टोटल रेवेन्यू गिरता गिरता टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाता है। तो ऐसे में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है? मैक्सिमम प्रॉफिट। जब मैं टीआर को डिफरेंशिएट करता हूं मैथ्स में, ये मैथ्स का डिफरेंशिएशन का निशान है आउटपुट की रेस्पेक्ट में। अब ये नम्रता को समझा रहा हूं सिर्फ, और कोई मत समझना। टीसी को भी डिफरेंशिएट करता हूं दोनों साइड से आउटपुट की रेस्पेक्ट में। तो दोस्त ये फॉर्मूला होता है एमआर का, ये फॉर्मूला होता है एमसी का। तो उस हिसाब से ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं। डिफरेंशिएशन की कंडीशन से ये इतना है नहीं इस चीज के अंदर, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग होती है, ठीक है। वेरी गुड इरम भाई। वेरी गुड। हाँ बोल सकते हो खुशी आप ये लॉस। मास्टर टेस्ट सीरीज का एक टाइम स्लॉट होता है रूही, उसके ही टाइम स्लॉट के अंदर वो सबमिट होती है। ठीक है जयेश, वो करूंगा। चलो जी, तो यूनिट 1 हम कर रहे हैं दोस्त। यूनिट 1 पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले
मार्केट के बारे में बात हो रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट? मार्केट होती क्या है? तुम्हें लगता है कि हाँ किसी मॉल में चले गए तो मॉल मार्केट है, बाजार में चले गए वीकली हाट होते हैं, संडे बाजार, मंडे बाजार, वो मार्केट है, करोल बाग मार्केट है, चर्च गेट मार्केट है, कमला नगर मार्केट है, लखनऊ में भी मार्केट है ना। हर जगह अलग अलग लेवल की मार्केट होती है। मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं, एक सामान खरीदने वाले, उन्हें बोलते हैं बायर्स, और जो सामान बेचने वाला होता है उन्हें बोलते हैं सेलर्स। दोस्त, लेकिन मार्केट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई जगह ही होगी। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, OLX है, जहां पर सेकेंड हैंड माल बिकता है ना, ये भी तो मार्केट है। तो मार्केट का मतलब ये फॉर्मल होना जरूरी नहीं है। मार्केट का मतलब कोई फॉर्मल प्लेस होना जरूरी नहीं है। मार्केट अपने आप में एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर बायर भी होता है, सेलर भी होता है, और बस वहां पर कोई ना कोई ट्रेड होने की पॉसिबिलिटी होती है। मार्केट में बायर और सेलर बेचने की पॉसिबिलिटी रखता है और बायर खरीदने की पॉसिबिलिटी रखता है। यहां कुछ खरीदने आया है, कुछ बेचने आया है, तो ये बस मार्केट है। सिंपल मार्केट की डेफिनेशन लिखी हुई है, मार्केट इज अ कलेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बस जहां बायर और सेलर होते हैं वही मार्केट होती है। अब बाहर खड़े हो जाओ दो बंदे, भाई तू मेरे को माल दे, मैं तेरे को पैसा दूंगा, वो जगह ही मार्केट हो गई है। ठीक है, बस ध्यान रखना, विद द पोटेंशियल टू ट्रेड होती है। ट्रेड का मतलब लेन देन। यहां पर कोई ना कोई पोटेंशियल होती है, कोई ना कोई पावर होती है, कोई ना कोई पॉसिबिलिटी होती है कि ट्रेड हो जाएगा। कई बंदे तो जाते हैं ना मॉल में, चेक वेक करके आते हैं, हाय जींस सही आ रही है, टी शर्ट सही आ रही है, फोटो वोटो खिंचवा के वापस आ जाते हैं, कुछ खरीदते नहीं है। हाँ आनंद भाई, ठीक है। तो एक लाइन लिखी है, मार्केट नीड नॉट टू बी फॉर्मल और डज नॉट रिक्वायर अ पर्टिकुलर प्लेस। फॉर्मल होने का मतलब कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर प्लेस होने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मार्केट होते हैं, ठीक है, जैसे कि सेकेंड हैंड गुड्स के लिए OLX का प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये सब। एक मार्केट के मस्ट 5 नेसेसरी तत्व होते हैं। मार्केट में 5 चीजों का होना जरूरी है। मार्केट में 5 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना उसको मार्केट नहीं बोलेंगे। मार्केट में 5 चीजें होनी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो राजे ये 5 चीजें देख लो जरा, कौन सी है? कहते हैं मार्केट में खरीदने वाला और बेचने वाला बंदा होना ही चाहिए। हाँ होना ही चाहिए, वरना मार्केट कौन बोलेगा? मार्केट को होने के लिए 5 चीजों का होना जरूरी है। प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कोई ना कुछ माल बेचने के लिए यार कोई ना कोई प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, या फिर सर्विस होगी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, लॉयर की सर्विस होगी, कुछ ना कुछ। और यहां पर प्राइस के लिए बार्गेनिंग होनी चाहिए। बार्गेनिंग का मतलब होता है मोल भाव करने की। अब बार्गेनिंग का मतलब तुम समझते हो सिर्फ मोल भाव होता है, इसके अंदर के मतलब को बताता हूं। राज्य बार्गेनिंग का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना। तो प्राइस को डिसाइड करने के लिए मार्केट में कभी कभी सेलर डोमिनेट होता है। सेलर के पास ऐसी चीज है भाई कि वही खुद ही प्राइस को डिसाइड करेगा, तो उसका इंफ्लुएंस है। कई बार बायर मोल भाव करके कम करवा लेता है, कहता है अबे उस पे इतने की मिल रही है, तू सस्ते की दे दे, करा लेता है। तो यहां बार्गेनिंग भी होती है। और दोस्त यहां पर बायर और सेलर्स, इनको मार्केट की कंडीशंस के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, अगर मैं कुछ सामान खरीद रहा हूं तो मुझे पता है कि ऑनलाइन आ रहा है, तो ऑनलाइन की मुझे कंडीशन पता है, नहीं तो मेरे को ऑफलाइन की कंडीशन भी पता है ना। तो तुम भी जब मार्केट में जाते हो सामान खरीदने के लिए, तुम्हें कुछ ना कुछ कंडीशन पता होनी चाहिए। और जिस बंदे को पता होती है उसे रेशनल बोलते हैं, कि बंदा रैशनल है। रैशनल मतलब चतुर चालाक, यानी मार्केट के बंदे चतुर चालाक होने चाहिए। ओके। और दोस्त कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस है, उसका एक प्राइस तो होता ही होता है किसी भी गिवन टाइम पर। जैसे कि मैं बोल रहा हूं एक पार्ले जी के बिस्किट का पैकेट है, ये 5 रुपए का है, तो एक ही प्राइस है। मैं थोड़ी बोलता हूं ये बिस्किट का पैकेट है, ये 5 का भी ले लो, 6 का भी ले लो, 7 का भी ले लो। अबे कौन लेगा? 3 प्राइस थोड़ी होते हैं। प्रोडक्ट का एक ही प्राइस होता है। क्या प्राइस होता है? एक ही प्राइस होता है, ठीक है ना, एक ही प्राइस होता है। चाहे मैं बोल दूं हाँ भाई इस पे लिखा 5 रुपए, तेरे को 4 का दे दूंगा, तो एक ही प्राइस हो गया, 4 रुपए ही प्राइस हो गया। ऐसा नहीं है इस पे 4 प्राइस चिपका दूंगा, ये 4 का भी है, 5 का भी है, 6 का भी, 7 का भी। अबे चल, ये कोई तरीका नहीं है, समझ रहे हो ना? एक ही प्राइस होता है। दिस इज द मार्केट, राइट। अब यहां से तो क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम होते हैं, बहुत कम। दोस्त मेन पेपर में क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ मार्केट से, कि मार्केट को कितने टाइप में डिवाइड किया हुआ है।
उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। इन इकोनॉमिक्स द टर्म मार्केट रेफर्स टू, मार्केट का मतलब क्या होता है इको के अंदर? 3 ऑप्शन आपके पास हैं, 45 सेकंड्स मैं दूंगा, क्वेश्चन आप खुद रीड करोगे और आंसर पोल में फटाक से दोगे। हाँ हाँ पीयूष, पेन को ही मारकर बिस्कुट बना दिया, क्या हो गया? समझाना है। सारे बच्चे बी 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 बोल रहे हैं। बी तो गलत है, बी तो गलत है। बार्गेनिंग तो मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है। दोनों के पास इन्फ्लुएंस होती है। एक ऐसी जगह वेयर बायर एंड सेलर बार्गेन टू अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर अ प्राइस, जहां पर बार्गेन करते हैं, दिस इज कॉल्ड मार्केट। हां प्लेस होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्लेस तो होता ही है, होना जरूरी नहीं है, लेकिन होगा तो मार्केट तो बोलेंगे यार। कौन कह रहा है कि करोलबाग मार्केट मार्केट नहीं है, है ना? लेकिन जरूरी नहीं है, वो एसेंशियल चीज नहीं है, लेकिन मार्केट की डेफिनेशन बनती है। ज्यादातर बच्चे यहां पर सही है। अब आ जाओ भैया क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। मार्केट कितने टाइप की होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। मार्केट को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है, अलग अलग तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है। तो मार्केट को दोस्त 6 तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। तो अलग अलग बेसिस हैं, एरिया के हिसाब से मार्केट के टाइप्स, टाइम के हिसाब से मार्केट के टाइप, ट्रांजैक्शन के हिसाब से, कंट्रोल यानी रेगुलेशन के हिसाब से, वॉल्यूम यानी क्वांटिटी के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से मार्केट की अलग अलग टाइप्स हैं। इसको समझना, ठीक है। हां अक्षत वो भी बताऊंगा आपको आगे। तो सबसे पहले आप समझ लो, एक टेबल आप लोगों के लिए बहुत प्यारी सी बनाई हुई है, आप देखोगे। मार्केट की क्लासिफिकेशन अगर एरिया के हिसाब से करें तो 4 तरीके की होती है, लोकल मार्केट, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। टाइम के हिसाब से करोगे तो 4 है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। ट्रांजैक्शन के हिसाब से करोगे तो 2 है, स्पॉट और फ्यूचर। रेगुलेशन के हिसाब से रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड। वॉल्यूम के हिसाब से होलसेल और रिटेल। और कंपटीशन के हिसाब से परफेक्ट कंपटीशन और इंपरफेक्ट कंपटीशन। अभी इन सबको हम करने वाले हैं डिटेल में। सबसे पहले एरिया के हिसाब से 4 तरीके की मार्केट होती है, ये 4 तरीके की मार्केट होती है, ठीक है, होती है। लेकिन मॉड्यूल में कहीं छुपाकर लिखा हुआ है कि मार्केट को इन सभी पार्ट्स में क्लासिफाई करने से पहले 2 पार्ट में क्लासिफाई कर लो। एक जनरल क्लासिफिकेशन है मार्केट की, कहते हैं मार्केट होती है 2। कितनी होती है? 2। एक होती है सामान की मार्केट, जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट। एक होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मार्केट, लैंड, लेबर, कैपिटल की मार्केट। इस मार्केट को बोलते हैं फैक्टर मार्केट। दोस्त अब मेरे को और तुम्हारे को तो कंज्यूमर है हम लोग, हम कंज्यूमर है तो हम चीनी, चावल, चॉकलेट, मैगी खरीद लेंगे। तो हम मार्केट से प्रोडक्ट परचेज करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब गुड्स और सर्विस। लेकिन जो फर्म्स होती है ना, ये आपस में लेबर का एक्सचेंज कर लेती है, मशीन का एक्सचेंज करती है। तो जो फैक्टर मार्केट है, ये वो मार्केट है इन विच फर्म बाय रिसोर्सेस टू प्रोड्यूस गुड्स। यहां पर एक फर्म गुड्स को प्रोड्यूस करने के इनपुट्स, रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, ऐसे रिसोर्सेस, इनपुट्स परचेज करती है। इस मार्केट में जो प्राइस होता है, प्राइस उसको बोलते हैं फैक्टर प्राइस। भाई लेबर की सैलरी वो लेबर का फैक्टर प्राइस है, लैंड का जो रेंट है वो लैंड का फैक्टर प्राइस है। समझ रहे हो? जो भी आपको प्राइस पे करना पड़ रहा है उसको बोलेंगे हम फैक्टर प्राइस। तो ये फर्म आपस में करती है ऐसा, दे एलोकेट प्रोडक्टिव रिसोर्सेस टू प्रोड्यूसर्स। ये वो चीजें हैं जो प्रोड्यूसर्स को कुछ प्रोडक्टिव रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब ऐसे रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं जिससे
प्रोडक्शन होगा, लैंड लेबर कैपिटल से प्रोडक्शन होगा। लेकिन प्रोडक्ट मार्केट मतलब नॉर्मल ऐसी मार्केट जहां पर सामान को खरीदा और बेचा जाता है, ये सबको पता है। तो मार्केट्स इन विच हाउसहोल्ड बाय, हाउसहोल्ड मतलब पब्लिक, बाय गुड्स दे वांट फ्रॉम फर्म्स, हम वो सामान खरीदते हैं जो हमें कंपनी से चाहिए होता है, ठीक है। तो दे एलोकेट गुड्स टू कंज्यूमर, यहां पर सामान को बांटा जाता है, किसको? कंज्यूमर्स को, ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। यहां पर इनपुट्स यानी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को बांटा जाता है, किसको? प्रोड्यूसर्स को, सिंपल। एक होता है नॉर्मल सामान का खरीदना बेचना, इसी मार्केट की बात कर रहे हैं, ये मार्केट है प्रोडक्ट मार्केट। एक होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का खरीदना बेचना, उसको बोलते हैं फैक्टर मार्केट। तो जो हमने आगे क्लासिफिकेशन की हुई है वो सारी प्रोडक्ट मार्केट की हुई है। तो दोस्त प्रोडक्ट मार्केट को इन 6 पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे हम कि एरिया के हिसाब से, नहीं एरिया, हाँ सबसे पहले एरिया है, ठीक है जी। एरिया के हिसाब से मार्केट 4 तरीके की होती है। एक होती है लोकल, फिर रीजनल, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल। तो देखो बहुत आसान है समझना, ऐसी चीजें जिनको खरीदने के लिए तुम ज्यादा दूर नहीं जाते, लोकल ही घूमते रहते हो, मतलब एक गली से दूसरी गली, एक लोकेलिटी के अंदर ही रहते हो भाई, उन चीजों की मार्केट को बोलते हैं लोकल मार्केट। जैसे कि आपको बाल कटवाने हैं, अब बाल कटवाने से तुम यूपी से बिहार जाओगे क्या? बिहार से बॉम्बे जाओगे क्या? आप अलग अलग सिटीज में घूमते हो क्या? नहीं घूमते ना। बाल कटवाने के लिए आप अपनी लोकेलिटी में आसपास अपने मोहल्ले में बाल कटवा लेते हो, खत्म कहानी। यही होता है ना। आपको चॉकलेट खरीदनी है, कहां जाओगे चॉकलेट खरीदने? अमेरिका? नहीं यार, समझे? हाँ जय देवंशी बोल सकते हो। तो लोकल मार्केट आसपास की मार्केट है, ठीक है। आपको सब्जी खरीदनी है, आपको फ्रूट खरीदने हैं, कहां जाओगे? आसपास से खरीदोगे यार। इसके लिए तुम सिटीज टू सिटीज थोड़ी इधर उधर घूमते रहते हो। हाँ अतिशांत दोबारा होगा, ठीक है। एक होती है रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट ऐसी मार्केट होती है जिसके लिए आप सिटीज में मूव कर जाते हो, एक दूसरी सिटीज में मूव कर जाते हो। एक होती है नेशनल मार्केट जो हमारे कंट्री तक सीमित है। एक होती है इंटरनेशनल मार्केट जिसके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत होता है। तो 4 तरीके की मार्केट होती है, इनको पढ़ते हैं हम। तो नंबर 1 पे आपके लिए लिखी हुई है लोकल मार्केट। दोस्त इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो भी साथ साथ में लिखे हुए हैं। लोकल मार्केट, हेयर बायर्स एंड सेलर्स आर लिमिटेड टू अ लोकल एरिया या फिर रीजन। यहां पर बायर सेलर एक एरिया तक लिमिटेड रहते हैं। यहां पर हाईली पेरिशेबल गुड्स को बेचा जाता है। हाईली पेरिशेबल मतलब ऐसा सामान बिकता है जैसे कि दूध, दही, सब्जियां, ये लेने बंदा बहुत दूर नहीं जाता, और ये आइटम्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो लोकली तुम देखोगे जो भी पेरिशेबल गुड्स होते हैं उनकी मार्केट लोकली होती है। पेरिशेबल आइटम्स को बोलते हैं ऐसे आइटम्स जो जल्दी खराब हो सकते हैं, 1, 2, 3 दिन में खराब हो जाते हैं। दूध की भी एक्सपायरी डेट 2 दिन की होती है, समझे? सब्जियों का भी ऐसी होता है। और लोकल मार्केट बल्की आर्टिकल्स की भी होती है। बल्की का मतलब होता है हैवी। अब यार हैवी मतलब बड़े बड़े आइटम्स तुम्हें खरीदने हैं। तुम्हें खरीदना है टीवी, तुम्हें खरीदनी है साइकिल। साइकिल तुम रशिया से मंगाओगे? कैसे हो सकता है? आसपास से साइकिल ली जाती है ना। टीवी खरीदना है, टीवी एक हैवी आइटम है। पंखा खरीदना है, वॉशिंग मशीन खरीदनी है, फर्नीचर खरीदना है। अब इसके लिए बंदा इंग्लैंड नहीं जाता ये सब खरीदने के लिए, समझे? तो बेसिकली ये आसपास की मार्केट में मिलते हैं, किसी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी तक ही होते हैं। तो इसके एग्जांपल दिए मॉड्यूल में, हेयर ड्रेसर और रिटेलर्स जिनका बहुत छोटा सा कस्टमर बेस होता है, ठीक है। बस ये दिए हुए हैं, ओके, सॉर्टेड है मामला। चलो जी, ये लोकल मार्केट है। लेकिन दोस्त जब बात की जाएगी रीजनल मार्केट की, तो ये रीजनल मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां पर एक क्षेत्र के अंदर लिमिटेड मार्केट होती है। मतलब ये सिर्फ उस रीजन में ही मिलेगी, उस एरिया में मिलेगी। जैसे मैं बात करता हूं, अगर आपको पीना हो कश्मीरी कहवा, क्या? कश्मीरी कहवा। मैं कश्मीर गया तो वहां पर एक स्पेशल ड्रिंक मिलती है, हॉट ड्रिंक होती है, और अपनी वो स्पेशल बताते हैं। तो कश्मीरी कहवा आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ कश्मीर में मिलेगा, समझे? ऐसे ही एक महाराष्ट्र के अंदर होती है येवले चाय, ये एक रीजन में है। येवले चाय महाराष्ट्र के अंदर होती है, ठीक है।
लेकिन दोस्त ये लोकल से बड़ा एरिया होता है। किससे? लोकल से बड़ा एरिया, मतलब छोटे एरिया में नहीं, एक बड़े रीजन के अंदर है ये। तो रीजनल मार्केट होती है एक ऐसी मार्केट जो बड़ा एरिया, वाइडर एरिया कवर करती है, सच एज फ्यू एडजेसेंट सिटीज। एडजेसेंट मतलब नियर बाय, यानी आसपास की कुछ सिटीज में भी ये फैल जाती है, या कुछ पार्ट्स ऑफ स्टेट्स में भी फैल जाती हैं। इसका एग्जाम्पल मॉड्यूल में ही दिया हुआ है, मखेला चादर। ये मखेला चादर पहनी हुई है इस सुंदर से स्त्री ने। मखेला चादर को हम आसमी या असमी साड़ी भी बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है भाई, और ये मॉड्यूल ने दिया है, ठीक है। गोपाल बोल रहे हैं लिट्टी चोखा भी है सर। लिट्टी चोखा रीजनल नहीं है, लिट्टी चोखा पहले बिहार में खाया जाता था। अब देखो यार, बहुत सारी जगह, दिल्ली में, यूपी में बहुत सारी जगह लिट्टी चोखा मिल रहा है, तो उसको तो बड़ी मार्केट हो गई, रीजन से भी बड़ी मार्केट हो गई है लिट्टी चोखा की, राइट, ठीक है, ओके। तो रीजनल मार्केट में आसमी साड़ी भी है भाई। तुमसे पूछ लेगा पेपर में क्वेश्चन, बताओ आसमी साड़ी कौन सी टाइप ऑफ मार्केट है, तुम बोलोगे रीजनल है। बताओ मखेला चादर, चादर जो लपेट रखी है इस महिला ने, वो कौन सी है? वो रीजनल मार्केट का पार्ट है, ठीक है, ओके। साड़ी है वैसे, वो चादर बोल दिया भैया। तो एरिया के हिसाब से 4 टाइप की मार्केट होती है, 2 टाइप की हम देख चुके हैं। अगली देख लो, नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट का एग्जांपल दिया हुआ है, एक ऐसी मार्केट, ऐसी कॉमोडिटी की मार्केट जिसकी डिमांड सिर्फ एक देश के अंदर ही अंदर होती हो, एक देश की बाउंड्री में जिसकी डिमांड है, उसको बोलते हैं नेशनल मार्केट। टू नेशनल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, जब एक देश के अंदर ही डिमांड है। जैसे कि मॉड्यूल में लिखा हुआ है हिंदी की किताबें। हिंदी की किताबें लोग इंडिया में ही पढ़ते हैं, इंडिया से पढ़ के कोई क्या करेगा, है ना। इंडिया के बाहर इसकी मार्केट नहीं है, ऐसा मॉड्यूल बोलता है, लेकिन यह सच बात नहीं है। बहुत सारे देशों में हिंदी की मार्केट पड़ी हुई, हिंदी की मार्केट, हिंदी बुक की मार्केट है। इसलिए मॉड्यूल ने खुद लिखा हुआ है, नोट कर लो एक बात, कि जो ऊपर क्लासिफिकेशन दी हुई है ये वाली, ये अब आउटडेटेड हो गई है, ये बकवास हो गई है, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन है। क्योंकि अब जो पेरिशेबल गुड्स है ना, जैसे कि जो जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होने लग गया भाई। लैग आ गया, लैग आ गया, लैग आ गया, वेट करना पड़ेगा उस्ताद, कोई नहीं, ठीक है, नो लैग, ओके। हाँ, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। तो जो चीज सिर्फ हमारे देश के अंदर अंदर बिकेगी, वो हमारे देश की गवर्नमेंट पॉलिसी से बहुत अफेक्ट होगी। तो लिखा है, पेन का कलर थोड़ा सुंदर करते हैं, द ट्रेड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट में रेस्ट्रिक्ट ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटी टू विद इन कंट्री। इसकी जो चीजें हमारे देश के अंदर ही बिकती हैं, सरकार ने बोल रखा है कि हाँ भाई इसकी मार्केट देश से बाहर नहीं है। फॉर एग्जांपल हिंदी की बुक्स, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। इससे रिलेटेड पॉलिसी हमारे देश की सरकार बनाती है, उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सरकार रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती है, आउटसाइड जाने से रोक भी सकती है। जैसे कि ये सही एग्जांपल नहीं है हिंदी बुक्स का, मैं तुम्हें बताता हूं ऐसा ही एग्जांपल, जैसे कि खादी, खादी का कपड़ा होता है, गांधी जी वो सूत से बनाते थे, ठीक है, वो खादी का कपड़ा होता है, ठीक है। जैसे जूस होता है यार, जूस एक पेरिशेबल आइटम है, लेकिन आजकल तो टेट्रा पैक के अंदर आ जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हो रहा है उसका, तो इसलिए क्लासिफिकेशन बकवास है, ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केट एक चौथी मार्केट है इलाके के हिसाब से। किस चीज की इंटरनेशनल मार्केट होती है? उस चीज की जो बहुत महंगी होती है, और स्मॉल बल्क मतलब नॉट हैवी। अरे जो हैवी आइटम नहीं होते, अब तुम इतना बड़ा फर्नीचर अमेरिका से नहीं मंगाते, जनरली नहीं मंगाते, राइट। छोटी छोटी चीजें विदेशों से आती हैं जाती हैं, जैसे कि आईफोन आ गया, जैसे कि कुछ गोल्ड का, कुछ सिल्वर का, कुछ डायमंड, ये चीजें आती जाती हैं। चरस गांजा नहीं भाई, नो 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 नो, इलीगल, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें, तो एग्जांपल भी मॉड्यूल में दिया हुआ है, गोल्ड और सिल्वर, ऐसी चीजों की इंटरनेशनल मार्केट होती है। तो कुल मिला के दोस्त, एरिया के हिसाब से अगर आप क्लासिफाई करोगे तो मार्केट 4 टाइप की हो गई। ये तो पहली क्लासिफिकेशन थी, हम बार बार आपको दिखाएंगे। मार्केट को काफी सारे टाइम से हिस्सों से डिवाइड करना है, एक एरिया डन। अब आते हैं टाइम के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से थोड़ी सख्ताई है भाई। अगर आप देखोगे टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के हिसाब से मार्केट को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, दूसरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, तीसरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, चौथी वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। अब वेरी लॉन्ग पीरियड को सेक्युलर मार्केट भी बोलते हैं, ऐसे वेरी शॉर्ट पीरियड को मार्केट पीरियड भी बोलते हैं, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। देखो जी,
अब तुम समझना जरा, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट ऐसी मार्केट होती है जिसमें सामान 1-2 दिन के अंदर बिक जाता है, खल्ली बल्ली, जैसे कि पेरिशेबल गुड्स। अगर वो टमाटर 1-2 दिन के अंदर नहीं बिके, अगर वो सब्जियां जो पेरिशेबल हैं 1-2 दिन के अंदर नहीं बिके, तो वो खराब हो जाएंगी, है ना। तो देखो दोस्त, फिर शॉर्ट पीरियड मार्केट आती है, फिर लॉन्ग पीरियड मार्केट आती है, फिर वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट आती है। तो टाइम के हिसाब से एक बार देखेंगे, और टाइम यहां पर 1-2 दिन से ज्यादा मैं और थोड़ा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर भी घुसूंगा, क्योंकि मॉड्यूल घुसा हुआ है वहां पर। सबसे पहले आएंगे, देखो जो टाइम के हिसाब से मार्केट को डिवाइड किया है ये अल्फ्रेड मार्शल ने किया है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने टाइम एलिमेंट दिया है मार्केट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर के अंदर आया भी हुआ है, तो स्टार मार्क कर दिया। ये फैक्ट आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है जी। आ जाओ जी, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट इज ऑल्सो नोन एज मार्केट पीरियड, इसको मार्केट पीरियड भी बोलते हैं। हेयर सप्लाई इज फिक्स्ड, यहां पर सप्लाई फिक्स होती है, ना वो इंक्रीज हो सकती, यानी इट मींस सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। जैसे कि मैं बताऊं हमारे यहां एक दूध वाले भैया हैं, अब देखो ना, आप भी समझो जरा, हमारे यहां एक दूध वाले भैया हैं, मतलब दूध की डेयरी है, वो डेली 100 लीटर दूध बेचते हैं, है ना। तो यार ऐसा नहीं होता कि वो किसी दिन 150 लीटर दूध मंगा लें या किसी दिन दूध कम मंगा लें, वो जितना मंगाते हैं उतना ही बेचते हैं। यानी वहां पर उन्होंने पेरिशेबल आइटम्स की सप्लाई को फिक्स किया हुआ है, उनको पता है कि इतना ही बिकेगा। क्योंकि अगर गलती से उन्होंने किसी दिन ज्यादा मंगा लिया दूध बेचने के लिए, तो क्या पता उनका ना बिके, और क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है, ये तो खराब भी हो सकता है, तो उस दूध वाले भैया का नुकसान हो जाएगा। तो चाहे उसको आइडिया भी हो कि ज्यादा बिकने वाला हो, वो मंगाता नहीं है, फालतू के झंझट नहीं पालता, तो उसकी सप्लाई को उतना ही रखता है। और सप्लाई को डिक्रीज क्यों करेगा भाई, उसका 100 लीटर डेली बिक रहा है, क्यों डिक्रीज करेगा। अब हमारे घर के पास बहुत सारे सब्जी वाले भैया हैं, उनको पता है कि उनकी सब्जी कितनी बिकती है डेली, बस उतनी लाते हैं वो फालतू की लाके खराब क्यों करेंगे, है ना, और कम लाके अपना नुकसान क्यों करेंगे। ये एक्सपीरियंस से फील होता है। अब देखो कोमल, हम बात करते हैं समोसे वाले की। अब हमारे घर के पास एक हलवाई है, वो 100 समोसे डेली बेचता है, कितने, 100। अब वो 150-200 समोसे नहीं बनाता, क्यों, 100 समोसे बिक गए, कहानी खत्म। अबे 150-200 समोसे बनाए और वो नहीं बिके, तो अगले दिन तो वो खराब ही हो जाएंगे, अगले दिन क्या कुछ घंटों में ही खराब हो जाते हैं, समझे। ठीक है जी, तो ये वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट है, जहां पर जितना सामान वो बंदा बेचता है उतना ही बेचता है, उतना ही बेचेगा, ठीक है। जैसे कि वेजिटेबल की हो गई, फ्लावर की मार्केट भी होती है, फूल की, उसको पता है कि इतने लड़के लड़कियों का कपल है कॉलेज के बाहर, तो इतने ही मेरे डेली गुलाब बिकते हैं, तो इतने ही बिकेंगे, ठीक है। फ्रूट की भी हो गई, फ्लावर 2 बार लिख दिया, ठीक है ना, ओके। फिर आते हैं दोस्त शॉर्ट पीरियड मार्केट पे, ये वेरी शॉर्ट से थोड़ी लॉन्गर होती है, यानी ऐसी चीजों की मार्केट है, देखो स्लाइटली लॉन्गर देन वेरी शॉर्ट पीरियड, इससे थोड़ी सी बड़ी है। यहां पर किसी भी चीज की सप्लाई को थोड़ा सा एडजस्ट किया जा सकता है, मॉडरेटली एडजस्ट कर सकते हो। यहां पर सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी सप्लाई को तुम थोड़ा सा इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। जैसे कि मैं बोलता हूं, चलो यार समोसे की सप्लाई तो तुम इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन सैंडविच की कर सकते हो। सैंडविच है ना, सैंडविच 2 दिन में खराब होती है, 3 दिन में खराब होती होगी, जैसे भी जिस बंदे का चल रहा है ना। कुछ चीजों की सप्लाई को आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगला आते हैं लॉन्ग पीरियड मार्केट पे। लॉन्ग पीरियड का मतलब समझो पहले, लॉन्ग पीरियड वो पीरियड होता है जहां पर सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। तो भाई लॉन्ग पीरियड मार्केट ऐसी मार्केट है जहां पर तुम सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज जब चाहो तब करते रहते हो। कुछ मार्केट ऐसी होती है ना भाई, ऑर्डर ज्यादा, उसको लग रहा है तो बहुत सारी सप्लाई बढ़ा दी, कभी कभी माल आज नहीं है यार, आज नहीं करेंगे काम, तो ऐसा है। तो इन लॉन्ग पीरियड ऑल फैक्टर बिकम वेरिएबल, सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, एंड सप्लाई कैन बी फुली एडजस्टेड, सप्लाई को आप अपने हिसाब से छेड़ सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो टू चेंजेस इन डिमांड। जब लोग डिमांड ज्यादा करेंगे तो आप ज्यादा माल बेच देना, डिमांड कम करेंगे तो आप कम माल बेच देना, है ना। डिमांड में चेंज आने की वजह से आप ऑल्टर कर सकते हो अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को, यानी प्रोडक्शन का जो स्केल होता है, प्रोडक्शन का जो लेवल होता है, आप उसको ऑल्टर मतलब बदल सकते हो लोगों की डिमांड के हिसाब से लॉन्ग रन में। यानी कुछ मार्केट ऐसी है कि जिसको आप ऑल्टर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं,
दिल्ली में एक फर्नीचर मार्केट है, कीर्ति नगर में एक फर्नीचर मार्केट है। अब फर्नीचर मार्केट में क्या होता है ना कि कुछ फर्नीचर है, जैसे सोफा हो गया, चेयर हो गई, बेड हो गया, वो उन्होंने डिस्प्ले में लगा रखा है बस। अब जब कस्टमर उनके पास आता है ना, तब वो उसको और बना के देते हैं। कस्टमर नहीं आता तो नहीं बना के देते। तो ये लॉन्ग पीरियड की मार्केट हो गई है, समझ गए? नहीं है नितिन सिंह। और एक होती है वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, जिसे बोलते हैं सेक्युलर पीरियड। अब वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट के बारे में मॉड्यूल में सिर्फ इतना लिखा है कि बहुत सारे लॉन्ग रन को मिला के वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट बनती है। इसको छोड़ो तुम, मतलब सिर्फ इतना ही समझो जितना मॉड्यूल में लिखा है। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, यहां से अल्फ्रेड मार्शल ने टाइम एलिमेंट दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। अच्छा, नीले रंग से अंडरलाइन करता हूं भाई। सप्लाई फिक्स कहां होती है? वेरी शॉर्ट पीरियड में। सप्लाई मॉडरेटली एडजस्ट कहां होती है? शॉर्ट पीरियड में। सप्लाई फुली एडजस्ट कहां होती है? वेरी लॉन्ग पीरियड में। सेक्युलर पीरियड का दूसरा नाम क्या है? वेरी लॉन्ग पीरियड। इसका मतलब मत भूल जाना, ये भी पेपर के अंदर आता है, इसको भी स्टार मार्क कर दूं जरा, ठीक है? और वेरी शॉर्ट पीरियड का दूसरा नाम क्या है? मार्केट पीरियड। ये भी ध्यान रखना। बस ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। बस मोटा मोटा क्लासिफिकेशन हो चुका है, अब छोटा मोटा बचा हुआ है। हाँ, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है गणेश, 4 महीने 6 महीने, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये लो जी, आपसे पूछ भी लिया, सेक्युलर पीरियड का क्वेश्चन है, 45 सेकंड्स दे दिए। मुझे लगता है 95% से ज्यादा बच्चे इसका सही आंसर देंगे। बस थोड़ी सी और रह गई है क्लास, जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। रुशील मित्तल चल तो रहा है पुल। आयुषी, ठीक है जी। सेक्युलर पीरियड, सेक्युलर वेरी शॉर्ट पीरियड को तो मार्केट पीरियड बोलते हैं। गलत। शॉर्ट पीरियड के अंदर सप्लाई मॉडरेटली एडजस्ट हो जाती है, मॉडरेटली एडजस्ट होगी, ये पॉइंट ध्यान रखना। कौन? सप्लाई। वेरी लॉन्ग पीरियड में पूरी एडजस्ट हो जाएगी, लॉन्ग पीरियड में पूरी एडजस्ट हो जाएगी। बस वेरी लॉन्ग पीरियड के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, इसको सेक्युलर बोलते हैं, बस कहानी खत्म। फालतू के अंदर अनरियलिस्टिक क्लासिफिकेशन है, अनरियलिस्टिक क्लासिफिकेशन है, ठीक है जी। आगे आ जाओ, एक और क्वेश्चन आपके लिए है। इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट क्या होता है? 4 ऑप्शन अगेन, 45 सेकंड्स फिर से तुम्हें दे रहा हूं। इन अ वेरी शॉर्ट, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है ये, मॉड्यूल के क्वेश्चन है उस्ताद। आयशा सिंह, ये आता ही आता है, थोड़ा सा 10 सेकंड के आसपास का डिफरेंस रहता है। हाँ, गुलशन प्लान तो कर रहे हैं, गुलशन जी पूछ रहे हैं। ठीक है दोस्त, जरा ध्यान से समझना इस बात को। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट जो होती है, मार्केट पीरियड, यहां पर सप्लाई फिक्स्ड होती है। ए के बारे में देखेंगे, ठीक है? बाकी सारे ऑप्शन गलती हैं, गलत ही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। आगे आ जाओ। मैं आपको एक और चीज से मिलवाना चाहता हूं। काइंड्स ऑफ मार्केट ही चल रही है हमारी। ये देखो उस्ताद, ये नहीं, मतलब ये देखो, मार्केट को 6 बेसिस पे ट्रांजैक्शन, 6 बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है। एरिया और टाइम के हिसाब से हम पढ़ चुके हैं। अब ये 4 बचे हुए हैं, रेगुलेशन बढ़ाता हूं। अब छोटे छोटे पॉइंट बचे हुए हैं, बहुत चिद्दी चिद्दी से ही आपको पहले से आते हैं। अब एक एक करके सब बताता हूं आपको मैं। देखो जी, देखो जी, रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल। कंट्रोल किसका? किसी का भी, सरकार का कंट्रोल मान लो, किसी लीगल बॉडी का कंट्रोल मान लो। तो रेगुलेशन के हिसाब से मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कुछ मार्केट रेगुलेटेड होती है, कुछ अनरेगुलेटेड होती है। जैसे कि आप अब तुम देखो आसपास जितना भी कोई सब्जी बाजार हो गया, छोले भटूरे वगैरह हो गया, ये सब अनरेगुलेटेड है। रेगुलेटेड मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। इंश्योरेंस मार्केट रेगुलेटर है। इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। बैंक की मार्केट रेगुलेट है, इसको कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई।
तो जिसके ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए, उस मार्केट को बोलते हैं रेगुलेटेड मार्केट है। जिसके ऊपर कोई नहीं बैठा उसे बोलते हैं फ्री मार्केट, गली मोहल्ले की मार्केट। ओके, चलो जी। तो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, कहता है स्टॉक एक्सचेंज किसका एग्जांपल है? रेगुलेटेड मार्केट का। भैया बी वाला आंसर है। चलो, मार्केट फॉर अल्टीमेट कंज्यूमर। अच्छा, ये तो मुझे पहले बताना है आपको, ठीक है। और क्लासिफिकेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से। ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन होता है। दोस्तों, दो तरीके की मार्केट होती है, एक होती है स्पॉट मार्केट, इसको कैश मार्केट भी बोलते हैं, एक होती है फॉरवर्ड मार्केट, इसको फ्यूचर मार्केट भी बोलते हैं। देखो जी, जब तुम मार्केट में सामान खरीदने जाते हो, क्या करते हो भाई? सामान लिया, पैसा दिया, सामान लिया, पैसा दिया, ऐसी मार्केट को बोलते हैं स्पॉट मार्केट। जनरली ऐसा ही होता है, सामान लेके पैसा दे देते हैं, है ना। लेकिन कुछ मार्केट ऐसी होती है, ऐसा मैं बताऊंगा आपको, फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट में भी होता है और शेयर की मार्केट में भी होता है, जो अब बताने वाला हूं। हम प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि 10 दिन बाद आपसे मैं शेयर ले लूंगा रिलायंस कंपनी के, और 10 दिन बाद ही पेमेंट करूंगा, ठीक है। कोई भी फ्यूचर डेट डिसाइड कर लेते हैं। ये तुम्हें ज्यादा असली नहीं लग रही होगी क्योंकि तुम ऐसा काम करते नहीं हो। ऐसी मार्केट को बोलते हैं फ्यूचर मार्केट या फिर फॉरवर्ड मार्केट, समझे। तो करंट ट्रांजैक्शन के लिए करोगे हैंड टू हैंड इमीडिएट लेन देन, तो वो होगी स्पॉट या कैश मार्केट। इसे बोलते हैं गुड्स आर एक्सचेंज फॉर मनी, पैसे के बदले जो पैसा पे किया जाता है, ईदर इमीडिएटली और विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। या तो हैंड टू हैंड ट्रांजैक्शन हो गया, या बोल देंगे थोड़ी देर में दे देंगे, 10 मिनट बाद दे रहे हैं पैसे, माल तो अभी दे, 10 मिनट बाद दे देंगे, कल दे देंगे, ऐसी मार्केट, ठीक है। और फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट्स, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है विद प्रॉमिस टू पे एंड डिलीवर गुड्स एट सम फ्यूचर डेट। किसी भविष्य के दिन पे ट्रांजैक्शन करेंगे। आज सेटिंग हो गई है, शादी भविष्य में होगी, तो वो क्या है? वो फ्यूचर मार्केट है, ठीक है। अभी के अभी मुझसे शादी कर, ये कौन सी मार्केट हो गई? स्पॉट मार्केट हो गई। ओके, चलो जी भैया, आ जाओ जी। एक और है वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के हिसाब से। वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी। भैया क्वांटिटी के हिसाब से भी मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होती है होलसेल मार्केट, एक होती है रिटेल मार्केट। ये तुम जानते हो पहले से। होलसेल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदा जाता है, और रिटेल मार्केट ऐसी मार्केट होती है जैसे गली मोहल्ले के आसपास जो दुकानदारी होती है, रिटेल में स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में माल खरीदा जाता है। जो होलसेल मार्केट होती है, यहां पर बड़े बड़े सेलर्स आपस में माल खरीदते हैं। मान लो ये होलसेलर है, तो ये इस दुकान वाले को माल बेच देगा। हम जैसे कंज्यूमर को ये ट्रीट नहीं करते, हम तो किससे खरीदते हैं? एक दुकान से, ठीक है ना। तो होलसेल मार्केट, दिस इज अ मार्केट वेयर गुड्स आर सोल्ड इन बल्क और लार्ज क्वांटिटीज, हैवी क्वांटिटी में, बल्क में यहां माल खरीदा जाता है। ट्रांजैक्शन किसके बीच में होता है? यहां ट्रेडर्स के बीच में। लेकिन दोस्त, रिटेल मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां पर गुड्स आर सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, छोटी छोटी क्वांटिटी में। यहां पर एक बायर, अल्टीमेट बायर, जो फाइनल कंज्यूमर होता है, वो माल खरीदता है। जैसे कि मैं हूं, लव को समोसा चाहिए। अब यार, लव को अगर समोसा चाहिए तो लव किसके पास जाएगा? प्रिया समोसे वाली के पास या फिर नथुराम समोसे वाले के पास। ये लोग समोसा कहां से लाए? ये लोग होलसेल क्या है, होलसेल मार्केट से लाए समोसा। समोसा होलसेल मार्केट में बनता है क्या? तुम एग्जांपल समझ लो यार। मान लो इसने 500 समोसे खरीद लिए प्रिया ने होलसेल मार्केट से, फिर हम जैसे बंदे, आप और हम सब प्रिया से खरीद लेंगे 5-5 रुपए के, 10-10 रुपए का समोसा। बड़ा ही वाहियात एग्जांपल सेट हुआ है, लेकिन तुम सब समझ गए हो कि ये मार्केट क्या है। ओके, दक्ष, मेरी एज है 21 साल, 21, जस्ट 21 ईयर ओल्ड। ओके, चलो जी भैया, देखो जी, ऑलमोस्ट आज की क्लास में मैं आपको बता दूं कि दोस्त, मार्केट को मुझे इन 6 तरीकों से क्लासिफाई करना था। टाइप्स ऑफ कंपटीशन के हिसाब से मार्केट रह गई है, बाकी 5 हो गए हैं।
और आप अच्छे से जानते हो कि एक बीच में क्वेश्चन छूटा था ये वाला। हाँ, अल्टीमेट कंज्यूमर की मार्केट कौन सी होती है? तो ये रिटेल मार्केट होती है, जहां पर सीधा कंज्यूमर को माल बेचा जाता है। और अगर आप देखोगे कि बेसिस ऑफ कंपटीशन के हिसाब से अगर मार्केट को डिवाइड करना है तो मार्केट दो तरीके की होती है। एक होती है नथुराम वाली, जो परफेक्ट कंपटीशन है, यहां पर तुम कांस्टेंट प्राइस पर ज्यादा से ज्यादा माल बेच रहे हो। प्राइस क्या है? कांस्टेंट, ये रेट कम नहीं कर रहा, माल बिके जा रहा है इसका। दूसरी होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में आप प्राइस कम करके माल ज्यादा बेचने की कोशिश करते हो। प्राइस कम करोगे तो आपका माल क्वांटिटी ज्यादा बिकेगी। ये प्रिया वाली मार्केट है। अब दोस्त, इम्परफेक्ट कंपटीशन में और अलग अलग टाइप्स भी होती हैं, जैसे कि एक होती है मोनोपोली, एक होती है ओलिगोपोली, एक होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इन सबको मैं आज नहीं पढ़ा रहा, इन सबको मैं एक एक करके डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये भी अभी नहीं पढ़ाई है, अभी मैंने आपको बस थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था। अब ये तो मेन मार्केट है, और भी होती है जैसे कि मोनोपोसोनी, डुओपोली, ये सब बताऊंगा धीरे धीरे करके। अब दोस्त, इनके ऊपर पूरे डिटेल्ड लेक्चर बचे हुए हैं। इनके ऊपर अगली क्लास में मैं आपको मोनोपोली के बारे में बताऊंगा। अब आप समझना जरा, देखो मॉड्यूल को पकड़ो। देखो भैया, मॉड्यूल बोलता है कि चैप्टर नंबर 4 के अंदर, ये रहा चैप्टर नंबर 4, इसके अंदर 3 यूनिट है। मैंने ऑलमोस्ट ये वाली यूनिट आपको कवर अप कराई है। इसके बाद मैं कल की क्लास में यूनिट 3 स्टार्ट कराऊंगा। यूनिट 2 हम करेंगे एंड में, मतलब इस चैप्टर के एंड में हम करेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 हम बाद में करेंगे, हम यूनिट 1 के बाद सीधा यूनिट 3 पे आएंगे। अब मैं आपको ये जरा दिखा दूं कि यूनिट 1 में मैंने कहां से क्या कराया आपको। ठीक है जी, ये लो जी, यूनिट 1 खुल गई। अब बच्चों ने बोला था कि मॉड्यूल से बताना है, राजे देखते रहो। ये मीनिंग एंड टाइप ऑफ मार्केट है। यहां पर शुरू के अंदर मार्केट का मतलब दिया हुआ है, मार्केट के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, थ्योरी के अंदर ही लिखे हुए हैं। ये एलिमेंट्स ऑफ मार्केट ये हम कर चुके हैं। मार्केट की क्लासिफिकेशन 6 तरीके से होती है, ये 6 तरीके लिखे हुए हैं, ये सब हम कर चुके हैं। जितना मैंने लिखाया है आप उतना कर लोगे तो आपके उसमें से कुछ भी नंबर नहीं कटेगा, मतलब उसमें से आएगा पेपर में, रेगुलेशन, वॉल्यूम, सब। अब कंपटीशन के हिसाब से मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। ये जो है ना, ये परफेक्ट, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये मैंने नहीं कराया है, ये डिटेल में कराऊंगा। तो ये टेबल अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, इस टेबल को मैं बाद में कराऊंगा। इसके बाद कुछ रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट दिए हुए थे, ये डायग्राम्स वगैरह जितने मैंने कराए हैं, जिस तरीके से मैंने कराए हैं उस तरीके से आप ध्यान रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है जी, ओके, ठीक है उस्ताद, ओके, डन। ठीक है दोस्त, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, पहले बताऊं, पूछूंगा नहीं यार, सीधा करके दूंगा। ठीक है जी, नंबर 1 पे आज रहे हैं दिव्यांश अग्रवाल, फिर अरमान, फिर अंकित, राहुल, गुलशन, पटेल, आदित्य, वसीम, हरियाणा, रविंद्र राज। दीज आर द टॉपर्स इन टुडेज क्लास। तो आज की क्लास के समापन की घोषणा की जाती है। अब मैं बच्चों के थोड़े से डाउट्स देख लूं। भाई आज की क्लास में इतना ही, और जो अगली क्लास में पढ़ाऊंगा वो फ्रेश एक अलग अलग मार्केट के बारे में पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा समझ में भी ज्यादा आएगा। अब मैं बच्चों से पूछता हूं, गौरव सिंह बोल रहे हैं सर शटडाउन को ब्रेक इवन पॉइंट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते भाई, ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां टीआर और टीसी बराबर होते हैं, वो अलग चीज है। ठीक है, इसमें थ्योरी का क्वेश्चन आशीष आता है, बिल्कुल आता है सर। मेरे टेस्ट में 35 मार्क्स आए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो ग्राफ की वजह से सॉल्व होंगे, उन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी। मैं समझ गया, ग्राफ वाले क्वेश्चन आपको कराऊंगा मैं, टेंशन मत लो। हाँ माधव, पढ़ लो उसको, अगर हो सकता है तो मॉड्यूल से पढ़ लो। हर्षित भाई, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या है भाई? ये फाइनेंशियल मार्केट है। मनी मार्केट का 8वां चैप्टर आएगा अभिषेक। कैपिटल मार्केट एक तरीके की शेयर मार्केट है। हाँ रूपक कह रहा है 21 साल में आपकी शादी होगी क्या?
किशन बोल रहे हैं सर जनवरी वाले बैच में आप इको पढ़ाने वाले हो, प्लीज आंसर। 2.0 में कराएंगे, प्रो वाले बच्चों को वो फीचर मिलेगी। थैंक यू दक्ष, थैंक यू सो मच। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में नॉर्मल मार्केट को रेगुलेटरी मार्केट बोल सकते हैं क्या? हाँ, वहां सब कुछ ही रेगुलेटरी होता है सर, यह बिल्कुल सही बात है, सरकार ही रेगुलेट करती है। दीपक कह रहा है 21 मार्क्स आए इको के टेस्ट में, व्हाट शुड आई डू? कीप प्रैक्टिसिंग, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो जितने मर्जी मार्क्स आए आपको उससे सीखना चाहिए, आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं पृथ्वीराज, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ नितिन, वो 10 सेकंड बाद ही आएगा, उसके बाद ही टाइम काउंट होता है। AR इज इक्वल टू प्राइस, बहुत बढ़िया बोल रहे हो ललित भाई। ये सर मेरे को ग्राफ समझ नहीं आते, ग्राफ के टेंशन में समझ गया दोस्त, इसके लिए तो कुछ करता हूं मैं, गिव मी सम टाइम। जनरल क्लासिफिकेशन में गणेश मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक सामान की मार्केट, गुड्स की, प्रोडक्ट मार्केट बोलते हैं, एक होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मार्केट, लैंड लेबर की मार्केट, ठीक है। हाँ जागृति हो सकता है, अच्छा करण, ठीक है। मॉडरेटली का मतलब होता है हरप्रीत थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। कृति शर्मा मैं करता हूं उसके लिए, आपके लिए। जोमैटो, ब्लिंकिट ये ऑनलाइन मार्केट है, अभी इसको ना एक और डिवाइड करना चाहिए था, एक ऑनलाइन मार्केट होती है, एक ऑफलाइन मार्केट होती है, वो इसने करा ही नहीं है, मॉड्यूल अभी इतना अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है मानसपाल। कहता है ललित आयुर्वेदिक नेशनल मार्केट है या नहीं? अब तो ये इंटरनेशनल है ललित। हाँ रीजनल मार्केट में वो प्रोडक्ट स्पेसिफिकली वहीं मिलता है। हाँ हर्षिता बिल्कुल सही बात। तिब्बत मार्केट भी हाँ एक तरीके से बोल सकते हो एक ही जगह पर होती है। बिल्कुल फैजान रहमान बिल्कुल आएंगे। बैकलॉग हो गया सौरभ कौशिक, सैटरडे संडे कंप्लीट करो, ठीक है। बादल कह रहा है सर एप्पल बाय करने के लिए कश्मीर ना जाकर लोकली बाय करना, लोकल मार्केट है। यस यस यस, एप्पल प्रोड्यूस कहां होता है उसको छोड़ो, बिकता तो वो लोकली है, ठीक है। आकांक्षा पूरा का पूरा मॉड्यूल में दिखाया है आपको, ठीक है। संतोषी फैक्टर मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर फैक्टर्स को खरीदा बेचा जाता है, सामान नहीं, लैंड लेबर कैपिटल बस, ठीक है। हाँ जय यदुवंशी आप बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दीपशिका गर्मी ज्यादा हो रही है, ठीक है, अभी एसी भिजवाते तुम्हारे घर। अबे ये डाउट सोल्व क्यों नहीं हो रहा दीपशिका का, जहां गर्मी ज्यादा हो रही है, ठीक है। ओम राव बनाने तो पड़ेंगे भाई। हाँ केवल रीजनल मार्केट का मतलब आप स्टेट की मार्केट मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेरिशेबल गुड्स का मतलब ललित ऐसी गुड्स जो बहुत जल्दी सड़ जाती है, गल जाती है, 1-2 दिन के अंदर खराब हो जाती है, ऐसी मार्केट्स, ठीक है दोस्त। तो दोस्त नेक्स्ट क्लास में करेंगे चैप्टर 4 की यूनिट 3 स्टार्ट। जो यूनिट 1 का काम बचा हुआ है वो यूनिट 3 में धीरे धीरे हो जाएगा, सबसे पहले मोनोपोली कराऊंगा। थैंक यू कोमल सचदेवा, तुम लोगों का प्यार बना रहता है, तुम लोगों ने जो प्यार दिया है उस प्यार की वजह से ही सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है। तो मैं भी बस इच्छा करता हूं कि दोस्तों आपका प्यार बना रहे, तुम्हारा प्यार मेरे साथ बना रहेगा तो मजे ही मजे, है ना। मनोज राय भाई, मैंने देखा तुम्हारा डाउट इंजन में वो सॉल्व हो जाएगा, जिसका डाउट अनदेखा रह गया डाउट इंजन में सॉल्व हो जाएगा मेरी जान, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सॉल्व जरूर होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना जी। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्त, ठीक है। लव यू एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव, कीप स्टडिंग, अचीव योर लाइफ गोल्स। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन।